पूरे एपिसोड से मेरी मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया। 19 साल की उम्र में करीबन 3 FIR अपने ऊपर देखे। मेरे फादर कभी मेरे से कंप्लेंट नहीं करते और मेरी जमानत करने के लिए चले जाते कि तकलीफें बड़ी नहीं, आपकी तैयारी बहुत छोटी। एक आदमी डिसाइड करेगा कि आप सुसाइड करेंगे या आप जिंदगी जिए। जब मैं शाम को वापस आया तो मैंने देखा कि उसने सारा सामान रूम से बाहर निकाला, गली में नहीं फेंका, कॉरिडोर में फेंक दिया। थोड़ी दया आई उसको तो उसने कॉरिडोर में फेंका। पाटिल साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे, BSc पार्ट फर्स्ट के एग्जाम मैंने उस कॉरिडोर में रहकर दिए। आपका जैसा कोई दूसरा नहीं है साहब। तो हाउ यू मेंटेन दिस? क्योंकि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ थोड़ा, मैं भी किसी सत्संग में जाता हूँ, लेकिन कभी किसी औरत को देख लूं अगर इम्प्रॉपर अगर शेप में, तो सब मैं अंदर से हिल जाता हूँ। तो हाउ यू मेंटेन दिस? लेकिन केवल ये सोचने से कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान अच्छा कर देंगे, मेरी किडनी ठीक हो जाएगी, नहीं। आई नीड मनी। पेरेंट्स जब भी मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। मैं पूछता हूँ, आप दोनों एक दूसरे की सुनते हैं? एक बच्चा 8 साल की उम्र का है, 15 दिन पहले रात को 2 बजे फोन करता है, सब सुसाइडल थॉट आ रहे। 8 साल का बच्चा रात के 2 बजे। नमस्कार, मैं देवांग पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ ज़ेनिथ वॉइसेस में। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं से दिली मांगी, ये एपिसोड आने में काफ़ी देर हुई, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिससे हम सब जूझ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंतज़ार का हर एक फल उसी कीमत लायक होता है। तो आज का एक एपिसोड का हर एक सेकेंड वाकई इंतज़ार के लायक था। मैं एक शायरी से शुरू करना चाहूँगा कि मंजिलें क्या है, बस एक रास्ता ही तो है, कभी धूप, कभी छाव, तो कभी बंजर ही तो है। राहों में डर से कभी सफर पूरा नहीं होता, हर मोड़ पर रोशनी है, एक मंजर ही तो होता है। हम सब भाग रहे हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए और किसी को सुकून चाहिए, और इन सब का कारण शांति है। तो क्या शांति सिर्फ अध्यात्म से जुड़ी होती है? क्या शांति सिर्फ साधु और संत, यही अध्यात्म का जो चक्र है वो सिर्फ इन्हीं तक सीमित है? इन सब का सवाल देने के लिए आज हमारे साथ है BK मनोज कोतवाल जी। तो हम सबसे पहले उनका ज़ेनिथ वॉइसेस की टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, हम जब आपकी बैकग्राउंड पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि आप 2002 में इस ब्रह्म कुमारी स्थापना से जुड़े। तो 2002 के पहले जिंदगी आपकी कैसे थी? जिंदगी जो है वो टोटली डिफरेंट थी जो आज हमारी लाइफ है। एक्चुअली मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ, तो एग्रेशन जो थी, क्रोध जो था, वो अपनी चरम सीमा पे था। और मेरी जो हरकतें, जो मेरे जो कर्म थे, वो इतने अच्छे नहीं थे। और जो मेरा मित्र मंडल था, दोस्त थे, वो भी मेरे जैसे ही थे सब। तो लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल थी और बहुत डिफिकल्ट थी। रीज़न ये था कि सारी बुराइयां जो है वो जीवन में आ चुकी थी। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो मैंने अपनी 20 साल की उम्र से पहले सारी एक्सपीरियंस कर ली थी। तो इन सभी चीज़ों के कारण मैं बहुत स्ट्रेस था लाइफ में। तो मेरे एक मित्र ने मुझे एडवाइस किया कि यहाँ बगल में ही एक ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर है, तो आप एक बार मेरे साथ चलिए। तो कहते हैं ना, कहावत है कि मरता क्या ना करता। तो मैंने सोचा चलो वो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं एक बार वहाँ गया, और जब मैं गया तो मुझे बहुत पीस महसूस हुई। उन्होंने काफ़ी सारी बातें मुझे सुनाई, जो मुझे याद नहीं है क्या सुनाया होगा, बस इतना अच्छा लगा कि यहाँ पीस बहुत है। तो बस उस पीस के चक्कर में जो है फिर जाते रहे। कॉलेज के सेकंड ईयर में मैं पढ़ता था, तो बस फिर जब भी समय मिलता तो मैं वहाँ जाता, मेडिटेशन करता। और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने की वजह से धीरे धीरे मेरे जो हैबिट्स थी, मेरी जो चीज़ें थी जो मेरे को परेशान कर रही थी, उनसे धीरे धीरे मुझे छुटकारा मिलता गया। और इसी कारण से मेरा अट्रैक्शन जो है उस तरफ और बढ़ता गया। तो बस इस तरह से मेरी ये जो यात्रा है ये शुरू हुई, और जीवन में टोटल जो है 180 डिग्री का एक टर्न लग गया। सर, ये बहुत मुश्किल हुआ होगा कि वो एडिक्शन और वो एग्रेसिव दुनिया छोड़ के आज इतनी शांतिमय और इतना अध्यात्म का जो काउंसलिंग करते हो लोगों को, तो ये तो बहुत ही कठिन जीवन, मतलब कठिन एक स्ट्रगल रहा होगा। तो इसको आप कैसे बताएंगे? तो देवांग जी, ऐसा है कि चीज़ें मुश्किल तभी तक होती हैं जब तक आप उनमें जंप नहीं करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि आप कभी फर्स्ट टाइम जब स्विम किए होंगे तो डर लगता होगा, और एक बार किसी ने अगर धक्का लगा दिया तो फिर आप जो है जैसे तैसे करके तैरना शुरू करेंगे। और उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि ऐसा कुछ भी
है हाँ, नहीं। नहीं। तो किसी भी चीज़ से डर जो है वो तभी तक लगता है जब तक आपने उससे दूरी बना रखी है। जैसे आप उस एनवायरनमेंट में चले जाएँगे, उस सिचुएशन को फेस करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही ईज़ी सी चीज़ है। तो बस वैसे ही स्टार्टिंग में मुझे लगा, हाँ, डर अंदर से रहता था कि कहीं मेरी वो पुरानी आदतें वापस मुझे अट्रैक्ट ना कर लें। वो मेरे जो दोस्त हैं वो बार-बार मुझे फ़ोन करके बुलाते थे कि वही गालियाँ देकर के तूने सब कुछ सिखाया, आज तू हमें छोड़ कर के जा रहा है, तो ये तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ। तो इस तरह की चैलेंजेस थी शुरुआत में, जो मतलब अंदर से एक डर क्रिएट करती थी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैंने अपनी डायरी के पहले पन्ने पे लिखा है कि आ खुदा मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों का ध्यान मैं खुद रख लूंगा। क्या? क्यों? उसका एक कारण है। कारण ये है कि सारी बुराइयां जो है वो हमारे दोस्त ही देते हैं हमको। शराब पिलाना दोस्त सिखाते, दुश्मन नहीं। आवारागर्दियां दोस्त सिखाते, दुश्मन नहीं। बंक मारना दोस्त सिखाते, दुश्मन नहीं। सिगरेट का पीना, लड़कियों के पीछे घूमना, या जो भी दुनिया में चीजें हैं, ये सारी हमारे दोस्तों दोस्त की हैं। मेहरबानियां हैं। बताइए इनमें से दुश्मन कौन सा काम करता है? तो इसलिए डायरी के पहले पन्ने पे लिखा कि मेरे जीवन में मेरे दोस्तों से मुझे बचाना, दुश्मनों का ध्यान में खुद रख लूंगा। तो यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप द कंपनी। एक हुँ, स्टैंडर्ड रूल है ये। एग्ज़ैक्ट। तो आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं तो उसी तरह की आपकी मानसिक अवस्था भी बनती है। इसलिए कहावत बनी, द बर्ड्स विद सिमिलर फेदर दे फ्लाई टुगेदर। टुगेदर। तो इंसान जो है अपनी जैसी सोच के, अपनी जैसी जो जो उसकी हैबिट्स हैं, ऐसे लोगों को वह कहीं से भी ढूंढ लेता लेता है। है। तो पहला काम जब मैंने आध्यात्मिकता में आने के बाद किया कि मैंने अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई। और लिस्ट में मैंने ये पक्का अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि जब तक मेरे अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ना आ जाए मैं इन दोस्तों से संपर्क नहीं करूंगा। हुँ, हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि जब मैं स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा तो इनको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। और पहले अगर उनकी तरफ जाने की कोशिश करी तो मुझे अपनी तरफ, क्यों? क्योंकि वो अभी पावरफुल हैं। और तो इस तरह से मैंने अपने आप को जो है बचाया और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ और इंक्लाइंड होता गया। फिर धीरे धीरे मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई। तो इस तरह से जीवन की यात्रा और आगे बढ़ती बढ़ती गई। गई। सर अभी आप अध्यात्म के एक ऐसी स्थिति पे यार ऐसे जगह पे कह सकते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसे अभिमान या फिर एटीट्यूड जो नहीं कह सकते। तो अगर अभी आप सोचते हो वो एरा जब आप इस चीज़ में थे, इस बैकग्राउंड की बात करें, तो आपको अभी कैसा महसूस होता है? उस लाइफ के बारे में अगर मैं सोचूं तो नाइटमेयर जैसा एक्सपीरियंस होता है कि वो जिंदगी बिल्कुल दलदल था। ठीक है। क्योंकि आप शूटिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो मैं मतलब बचता हूँ उन चीजों को कहने से, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं कभी होगा। मैंने 19 साल की उम्र में एक अनुभव किया कि आपने पिक्चर में कभी देखा होगा कि एक आदमी किसी को अगर मारता है तो पीछे पीछे पुलिस घूमती है और आगे आगे वो दौड़ रहा है। वो मैंने लाइफ में अपने देखा। बीच बाजार में एक आदमी को मारने की कोशिश करी मैंने, और वो सीन मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली मैंने देखा। तो घर वालों ने घर से मुझे भगा दिया कि आप दूसरे शहर में चले जाइए। और ये पूरे एपिसोड से मेरी मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे अंदर वायलेंस और इतनी ज़्यादा मेरे अंदर गुस्सा और एजिटेशन भरी हुई थी कि अगर एक बार दिल में कुछ चीज़ ठान ली तो मतलब खत्म, या हम खत्म है या सामने वाला खत्म है। तो कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि अगर आप ब्रह्म कुमारी में न होते तो कहाँ होते, तो मैं कहता किसी न किसी जेल में जरूर होते। तो इस तरह की हमारी लाइफ थी। तो मैंने पूरे अपने 19 साल की उम्र में करीबन करीबन 3 FIR अपने ऊपर देखे। 3 एफआईआर। जी हाँ। और आप शूट कर रहे हैं और पब्लिकली ये सारी हाँ, चीजें हाँ, जब हाँ। जाएंगी तो जिन्होंने अनुभव किए तो उनको लगेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है। सर आपका घर वालों का इसमें कितना रोल था? एक्चुअली मेरे घर वालों का, एक्चुअली वो मेरे से बहुत परेशान थे। तो मेरे फादर तो इतने परेशान नहीं रहते थे क्योंकि उनकी परसेप्शन थी कि राजपूत इसीलिए पैदा हुए हैं। तो ये सब नॉर्मल है, पीना खाना मारा मारी करना, हुँ, हुँ। तो ये सब नॉर्मल। तो जब भी मेरे पे पुलिस केस होता तो मेरे फादर कभी मेरे से कंप्लेंट नहीं करते और मेरी जमानत करने के लिए चले जाते। तो मेरी मदर जो है वो फादर से बहुत लड़ती कि तुम्हारी वजह से ही बच्चा आज जो है इतना बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है। सर अभी हम जिस बैकग्राउंड की तरफ से बात कर रहे थे तो अभी हम कुछ ट्विटर अकाउंट्स, ट्विटर हैंडल्स और शिवानी दीदी की यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं उनके कमेंट्स बहुत चलते हैं। तो हमने वो उसको बहुत रिसर्च किया। तो हमारी इस रिसर्च से ये पाया गया कि लगभग दुनिया में 28 करोड़ लोग हैं जो फिलहाल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ट्रू। और इसके रीज़न बहुत ही क्षुल्लक होते हैं। अभी तो आप काउंसलिंग करते हो तो आपको मालूम है कैसे-कैसे रीज़न्स होते हैं। तो आप इसके ऊपर एक बहुत बेसिक सा क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक बेसिक, क्योंकि हमारा क्राउड जो है वो यंगस्टर से शुरू होता है। यंगस्टर्स का ऊपर आऊँगा बाद में। पर आप ये जो 28 करोड़ लोग, इतनी जनता है जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और वो कभी ना कभी इनमें से कई लोग जो एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए एक ही लाइन में एक बात कहूंगा मैं कि आपकी तकलीफें बड़ी नहीं हैं, आपकी तैयारी बहुत छोटी है। क्या बात! तकलीफें आपकी बड़ी नहीं है। आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस के रीजन है वो कोई बहुत बड़े नहीं है। स्ट्रेस का रीजन क्या हो सकता है? एक पेरेंट के लाइफ में स्ट्रेस का रीजन है उनके बच्चे।
वाइफ की लाइफ में उसका हस्बैंड, और हस्बैंड की लाइफ में उसकी वाइफ या उसके जो है कलीग्स होंगे या उसके जो बिजनेस में जो पार्टनर्स होंगे, वो उसके स्ट्रेस का कारण है। बेसिकली स्ट्रेस के कारण हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन आपको उन्हें हैंडल नहीं करना आ रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है। और किसी भी एडवर्स सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई किताब नहीं बोलती है, न सिखाती है। ये रोल है स्पिरिचुअलिटी का, विच हैज नो प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। तो यही कारण है कि जो यूथ है वो डेविएट हो रहा है, किससे? एक जो हमारी मेन स्ट्रीम है, जो हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रीम है, उससे डेविएट हो रहा है और एडिक्शन की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें सोशल मीडिया के कारण जो है वो रेडली अवेलेबल है। आज की डेट में आप देखो कि ड्रग्स भी जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, होम डिलीवरी है। तो जो यंगस्टर्स हैं उनके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं है, और ये एक उम्र होती है जहां आप उस तरफ जो है अट्रैक्ट हो ही जाते हैं ना चाहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं, मतलब जो एक्सक्रीट होते हैं, जो आपको टेम्पटेट करते हैं जस्ट टू चेरिश इट, जस्ट टू फील इट। तो एक बार आप किसी भी चीज को फील करने चले गए, तो कब आपकी हैबिट में टर्न आउट हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। वरना आप देखिए कि एक बच्चा वो बचपन से थोड़ी गुस्सा करना जानता है, तो एक आध बार उसने पापा मम्मी को करते हुए देखा, उसको लगा काम हो रहा है, तो वो इस तरह से उस चीज में जो है अट्रैक्ट होता है। तो ये सारी चीजें जो है एग्रीवेट होकर के आज जो है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का और सुसाइड का जो है सोर्स बन रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि आप शूटिंग कर रहे हैं। उसको किसी लड़की ने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कितनी बड़ी बात है ये कि 800 करोड़ लोगों में से एक आदमी डिसाइड करेगा कि आप सुसाइड करेंगे या आप जिंदगी जिएंगे। ओनली अ वन पर्सन, हाउ यू कैन गिव ओवर पावर टू समबडी दैट वो आपकी लाइफ का डिसीजन लेंगे कि आप क्या करेंगे। तो मैंने उसको पूछा कि सुनील, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक औरत तुम्हारे जीवन में तुम्हारी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकती कि तुम जियोगे, मरोगे, क्या करोगे। तो थोड़े थोड़े 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसकी काउंसलिंग किया, धीरे धीरे उसको स्पिरिचुअलिटी की ओर डाइवर्ट किया, और उसको फर्स्ट डे बताया था, अगर तुम अपनी इन हरकतों पे हंसो ना तो कहना। 6 महीने के बाद जब वो वापस मेरे से मिला, मैंने कहा सुनील, हाउ यू फीलिंग? आई एम फीलिंग आई वाज स्टूपिड 6 मंथ बिफोर। ठीक है? तो वही चीज मैं कहता हूं कि आपकी मुश्किलें बड़ी नहीं है, आपकी जो प्रिपरेशन है, प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन, वो करेक्ट नहीं है। इसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। इतना ज्यादा ओवर पावर किसी भी चीज को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ आपकी है, यू विल डिसाइड हाउ टू लीड इट। एग्जैक्टली। राइट? यस सर, जैसे हम बात कर रहे थे आपके बचपन की, तो आप पढ़ाई में कैसे, किस तरीके से थे? क्योंकि आज हम देखते हैं तो बहुत से पेरेंट्स ये चिंता करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई नहीं करता। ये बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, और मैं इसका उत्तर देना बहुत पसंद करूंगा। हम फैमिली में 4 बच्चे थे, और एक हमारी सिस्टर है और 3 हम ब्रदर हैं। सबसे वियर्ड पैथेटिक पढ़ाई में मैं था, और ये बड़ा बहुत ही गर्व से मैं कहता हूँ सभी यंगस्टर्स को एड्रेस करते हुए। क्यों? थोड़ी देर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस कारण से मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत चिंतित रहते थे, स्पेशली मेरे फादर, और वो मुझे अक्सर कहते थे कि ये 3 तो कुछ कर लेंगे, लेकिन तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। यू आर अ बर्डन ऑन दिस अर्थ प्लैनेट एंड गुड फॉर नथिंग। तो इस तरह की जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो हार्ट में बहुत पेन होता था, और मैं हमेशा भगवान से एक मतलब कंप्लेंट करता था कि भगवान, आपने मुझे डफर क्यों बनाया? ये बाकी सब इंटेलिजेंट है, मैं क्यों इतना कमजोर हूँ? यू कांट बिलीव कि 10th में मेरे मैथमेटिक्स में 3 ग्रेस मार्क्स आए, और तब जाके मैं पास हुआ, और 12th में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। ठीक है? और पढ़ाई में कमजोर होने के कारण मेरे माता पिता ने सोचा कि ये हमारे ऊपर बर्डन होगा, तो एक काम करते हैं। मेरी मदर की जो छोटी सिस्टर थी उनकी मैरिज नहीं हुई, तो मुझे उन्होंने उनको दे दिया कि आप इसे अडॉप्ट कर लो, ताकि ये जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आपकी जो प्रॉपर्टी इनकम है उसके ऊपर ये सर्वाइव तो कर लेगा। तो वो जो घर वालों के जो स्टेटमेंट थे वो बहुत पेनफुल थे मेरे लिए, और जब मेरी मौसी ने मुझे मतलब अपने साथ रखना शुरू किया, उनके साथ रहने लगा मैं, तो क्या होता है कि जब हम साथ में रहते हैं तो कमेंट्स तो आते हैं ना कि तुम इतने अच्छे होते तो तुम्हारे माँ बाप यहाँ थोड़ी ना छोड़ जाते। तो वो जो स्टेटमेंट्स थे, वो जो कमेंट्स वो पास करती थी, वो मेरे हार्ट में एकदम जो तीर की तरह चुभते थे। लेकिन मेरी मजबूरी थी उनके साथ रहना, और बस ऐसे ही मतलब हमारा बीच में चलता रहा, आपस में टसल चलती रहती थी इस बात को लेकर के। मैं पढ़ने में ठीक नहीं था और मेरी आदतें भी ठीक नहीं थी, इस वजह से वो मुझे जो है अक्सर कुछ ना कुछ कहते रहते थे। लेकिन मैं अंदर से सोचता था कि यार जिंदगी में कुछ ना कर पाया तो इस औरत को कुछ बन के दिखाऊंगा।
इसलिए शुरुआत में मैंने आपको कहा कि यार खुदा मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों का ध्यान मैं खुद रख लूंगा। उन्होंने कहा तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे माँ बाप ने इसलिए बोझ हमारे हवाले किया है। तो तब मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट करी कि कुछ ना कर पाऊं, लेकिन इस औरत को मैं कुछ बन के जरूर दिखाऊंगा। तो धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप और टॉक्सिक होता गया। 12th पास करने के बाद मैंने उनको कहा कि मुझे आपको कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे को एंट्रेंस एग्जाम जो है देना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पैसे वैसे कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, खुद पैसे कमाओ और जो मर्जी चाहो वो कर लो। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ कह दिया जो मुझे बहुत हर्ट हुआ, और मैं खाना खाते खाते रोने लग पड़ा और वो आंसू मेरे खाने में गिरे। लेकिन भूख थी इसलिए वो खाना मैंने आंसुओं के साथ खा लिया। ये मैं यंगस्टर्स को इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि एक लड़की ने खाली बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, जिंदगी बर्बाद। इतने दुख देखे जिंदगी में, इतने दुख देखे कि आज किसी दुख से दुखी नहीं होता है, इतने दुख देख लिए। सही है। अब आप सुनिए जरा, कहानी सुनने जैसी है। तो मैंने कसम खा ली कि बस अब तुम्हारे साथ हम न रहेंगे, तो घर छोड़ दिया। लेकिन घर छोड़ा तो मैंने किसमें था, एक एक्साइटमेंट में आकर के, एक बदले के रिवेंज के उसमें कुछ करूंगा मैं। लेकिन कुछ करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। जैसे होते हैं ना हम लोग कभी कभी एकदम मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो उस टाइम में सुसाइडल टेंडेंसी इतनी थी, लोग घर छोड़ करके भाग जाया करते थे। वो एरा वैसा ही था। तो मैं घर छोड़ करके भाग गया और मैंने डिसाइड किया कि अब बस इनके साथ और ज्यादा मैं नहीं रहूंगा। तो मैंने एक किराए का मकान लिया, एक कमरा लिया, और वहां रह करके मैंने फिर एंट्रेंस एग्जाम देना शुरू किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 9 मार्क्स से रह गया, एमबीबीएस की जो तैयारी कर रहा था मैं उसमें। तो सेकंड ईयर मैंने जब ट्राई किया तो मेरे हालात इतने खराब थे कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, किराया देने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं अपनी समस्याओं से जूझता, उनको जो है डिफीट करता, या मैं पढ़ाई पे फोकस करता। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं 65 मार्क्स से रह गया। तो तब मुझे ये लगा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरी सिचुएशन मुझे अलाउ नहीं कर रही कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया मैं एटलीस्ट प्लान बी तो हाथ में रखूं। तो देन आई स्टार्टेड यू नो परस्यूइंग द ग्रेजुएशन डिग्री। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, बीएससी पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लिया, और कॉलेज के बगल में ही एक मकान जो है, कमरा जो है, मकान नहीं कमरा मैंने किराए पे लिया। लेकिन साहब आलम ऐसा था कि किराया देने के लिए पैसे नहीं है। एक आध महीने के किराया देने के बाद मालिक मकान को लगा शायद आगे भी देता ही रहेगा। 3-4 महीने मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। तो एक दिन मेरे मकान मालिक ने कहा कि देखो, अगर आज शाम तक तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, किराए के पैसे नहीं दिए, तो तुम्हारा सारा सामान मैं गली में फेंक दूंगा। तो मुझे लगा ये तो रोज बोलता है, आज भी बोल रहा है, ऐसा करने वाला नहीं है। तो मैं शाम को जब कॉलेज से लौटा, मुझे लगता है आपको इस स्टोरी पे कभी विश्वास होगा, लेकिन जो मेरे मित्र हैं वो भी सुनेंगे आपका ये शूट वीडियो, तो वो सुनेंगे तो उनको सब समझ में आएगा कि इसमें सच्चाई कितनी, क्योंकि उन्होंने तो देखा है ना मुझे प्रैक्टिकली लाइफ में। तो जब मैं शाम को वापस आया तो मैंने देखा कि उसने सारा सामान रूम से बाहर निकाला, गली में नहीं फेंका, कॉरिडोर में फेंक दिया। थोड़ी दया आई उसको, तो उसने कॉरिडोर में फेंका। पाटिल साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, बीएससी पार्ट फर्स्ट के एग्जाम मैंने उस कॉरिडोर में रहकर दिए। लाइफ इज सो क्रूर, एक से बढ़कर एक बॉल आपके ऊपर फेंकेगी। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट कर ली ना कुछ करके दिखाना, फिर आपके चैलेंजेस आपसे बड़े नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी समस्याएं आपसे बड़ी नहीं है, आपकी तैयारी बहुत छोटी है। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के एग्जाम दिए, फिर सेकंड ईयर का एग्जाम दिया। सेकंड ईयर में मुझे ज्ञान मिला, ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया, तो जीवन में फिर जो है धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। फिर थर्ड ईयर मैंने किया तो मेरे हालात मुझे ये कह रहे थे कि तुम्हें अभी नौकरी करनी है। यू कैन नॉट परसीव योर ड्रीम्स बिफोर यू यू नो यू कैन परसीव योर नीड्स। जरूरतें आपको सपने कभी भी पूरे होने नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको एक अनुभव के आधार से आज एक चीज कहना चाहूंगा कि जरूरतें अगर आपने पहले टेक ऑन करी तो जिंदगी आपको मौका सपने पूरे करने के लिए जरूर देगी। ये मैं आपको अपना अनुभव सुना रहा हूँ, मौका जरूर देगी वो। लेकिन हम गलत टाइम पे गलत चीज को परस्यू करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में फिर तकलीफ का कारण बनता है। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो धीरे धीरे मेरी मानसिकता जो है वो चेंज होती गई, और मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो मैंने जॉब स्टार्ट करा। जॉब स्टार्ट करने के बाद फिर मैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था तो मेरी लाइफ ट्राइंगल में थी, घर, ऑफिस एंड ब्रह्मा कुमारी सेंटर। इसके अलावा मैंने कभी भी जीवन को स्क्वायर बनने नहीं दिया। फोर्थ एंगल मैंने लाइफ में कभी आज तक नहीं जोड़ा। आज की डेट में मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मेरा कोई दुश्मन है। जो मिला वो दोस्त, जो गया फिर ओम शांति। तो हम किसी के साथ इतना ज्यादा इंक्लाइंड अब नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा टोटल पर्सपेक्टिव जो है वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव हो गया है। अब मित्र और शत्रु ये हमारे लिए कोई सिर्फ टर्म है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके बाद जैसे मेरी नौकरी स्टार्ट हो गई और फिर धीरे 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 मैं गुजरात आया, ये 2003 की बात है। तो वहां भी आना एक पूरा संजोग था कि हम माउंट आबू में किसी सेवा में जुड़े थे। तो एक सज्जन थे, वो
मुझे कहे कि देखो आप पढ़े लिखे हैं तो आप थोड़े पैसे कमाएंगे तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप एक अच्छे ओरेटर भी हैं तो आप लोगों को नॉलेज भी बांट सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा अपीलिंग लगा, कन्विंस हुआ मैं, तो उनके साथ में आया गुजरात। तो जब मैं पहली बार गुजरात आया था मेरे जेब में सिर्फ 500 रुपए थे और मैं किसी अजनबी के घर में ठहरा। तो थर्ड फोर्थ डे में वो किसी कंसल्टेंट के पास लेके गए, उसने मुझे कहा कि आप 200 रुपए हमारी फी है वो पे कर लीजिए, हम आपको कहीं जॉब पे लगा देंगे। और 6 मंथ आई वॉज विदाउट जॉब। That was another hard time of my life, but by the time spiritually I was very strong, very developed. तो अब मुझे मेरे हालात कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाते थे। फिर धीरे धीरे मेरी जॉब लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब सुबह जाना शाम को आना इस चक्रव्यूह के लिए नहीं बना हूं। मेरी मंजिल कुछ और है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? वो जो मैं अभी कर रहा हूँ, काउंसलिंग करा रहा हूँ, पब्लिक प्रोग्राम्स करता हूँ, कारपोरेट ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हम। तो वो मुझे लगता था कि ये मुझे करना, लेकिन मेरी जरूरतें मुझे मजबूर कर रही थी ये काम करने के लिए। तो फिर एक घटना बनी। घटना ये बनी कि मेरे एक बॉस थे, उन्होंने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया और मेरा ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह। आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस ट्रांसफर, बट यस बाय द टाइम स्पिरिचुअली आई वॉज वेरी मच मैच्योर। तो मुझे लगा कि इस घटना में भी मेरे जीवन में, क्योंकि जितनों ने दुख दिया उन्होंने मुझे ग्रो किया, तो इस दुख में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ समाई हुई है। तो इट्स अ मैटर ऑफ 2009। तो मैंने ट्रांसफर ले लिया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी ओवर देयर, बट आई कन्विंस्ड माई सेल्फ कि कुछ अच्छा होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर मैंने चैलेंज किया कि मैं अपने बॉस को बताऊंगा कि आई एम नॉट लेस देन यू एंड आई विल प्रूव दिस। एंड विद इन 6 मंथ आई रीच सऊदी अरेबिया। और मेरी सैलरी उस टाइम 10,000 थी, मेरे बॉस की सैलरी 40,000 थी, और मैं सऊदी अरेबिया में 1 लाख की सैलरी पे चला गया। अब आप सोचना जरा ध्यान से, सुनने जैसी बात है। आफ्टर 1 year आई केम बैक इंडिया एंड माई बॉस केम टू नो दैट कोतवाल जी इज इन टू टाउन। तो मैं सेंटर पर था, मैं सुबह सत्संग में बैठा था, कोई आया, उसने मेरा शोल्डर पैट किया कि एक साहब ऊपर आपसे मिलने के लिए आए। आई वेंट अपस्टेयर्स, आई फाउंड दैट डॉक्टर सो एंड सो इज सिटिंग देयर। अभी आप शूटिंग कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मैंने देखा कि साहब वहां बैठे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हाउ कम यू आर हियर, कैसे आना हुआ? बोले कोतवाल जी मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने कहा किस लिए? बोले मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली किसी इन्फ्लुएंस में आकर के, इसलिए मैं उसके लिए माफी मांगने आया। मैंने कहा साहब नहीं, मैं तो आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, अगर आप वो ना करते तो आज मैं यहाँ ना होता। एक चीज पाटिल साहब आप याद रखिएगा, जिंदगी में सारे तोहफे रैप होके नहीं आते, कुछ सिचुएशन बन करके आते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई देम। वेरी ट्रू। गॉट इट? यस सर। यंगस्टर में इतनी पावर नहीं है। वो कहते हैं हमको, मेरी माँ कहती है मेरा राजा बेटा, और वो हर जगह राजा बेटा ही फील करता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है हर जगह। यू हैव टू फेस योर चैलेंजेस एंड दैट यू कैन नॉट डू with the help of physics, chemistry, biology, mathematics. Here comes the role of spirituality. Spirituality क्या करती है? It empowers you. Exactly. It helps you to navigate when you are going to the toughest turmoil or toughest patch of your life. That is what my experience says, right? सही। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि after 1 year I resigned my job in Saudi Arabia. तो मेरे सारे कलीग्स ने मुझे घेर लिया, बोले कोतवाल जी are you mad? Such a good job, how you will be able to find this job in India? I said no, I have a future planning. So मैंने कहा कि कैसा पागल आदमी यार, क्या फ्यूचर की, इतनी बढ़िया जॉब मिल रही है। तो वहां छोड़ करके मैं आई केम टू ONGC बाड़मेर, राजस्थान में आया। वहां मैंने रिजाइन किया, आई केम भरूच। और भरूच में फिर मेरी वापस सऊदी अरेबिया से एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा यू कम टू मुंबई एंड यू रिजाइन दिस कंपनी, यू कम टू मुंबई, टुमारो यू विल गेट योर मेडिकल डन एंड डे आफ्टर टुमारो यू फ्लाई टू सऊदी अरेबिया। एवरीथिंग वाज प्री-प्लान्ड, फिक्स्ड एंड एवरीथिंग वाज डन ऑलमोस्ट। तो मुंबई पहुंचा, रात को उन्होंने फोन किया कि ये पोजीशन हमने होल्ड पे रखी है, यू कैन नॉट फ्लाई टुमारो। दैट इज अ स्ट्रेट वे टू से नो टू समबडी, बट इन अ रॉयल वे। मैंने कहा यार इधर जॉब छोड़ दी, इधर ये ना बोल रहे हैं। फिर वही स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग था, किसी को ब्लेम नहीं, इसमें भी कुछ नया होने वाला है। 6 मंथ आई वाज अगेन जॉबलेस। गॉट इट? 6 मंथ के बाद जो है दुबई से अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन का एक कॉल आता है मेरे पे कि साहब हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमने आपका प्रोफाइल चेक कर लिया तो हम आपको वीजा और टिकट देते हैं, आप दुबई इंटरव्यू के लिए आइए। आई वेंट देयर, ऑलमोस्ट 14 पीपल वर देयर इन द इंटरव्यू। Only 2 people got selected. One was Pakistani guy and the second was I. And the package was almost 1 CR. 6 साल मैंने वहां पर नौकरी करी, अच्छे पैसे कमाए। 2017 में मैं इंडिया वापस आया। अब मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा करी कि अभी काम नहीं करना, पैसा इतना है कि जिंदगी भर आराम से खा सकते हैं। अब करना है वो
जो वक्त मुझे मौका दे रहा मेरे ड्रीम्स को परस्यू करने का। तो 2017 से फिर मैं ब्रह्मा कुमारी से पूरी तरह से मतलब फुली डेडिकेटेड, पहले से वैसा ही था मैं पूरा, उसमें कोई 19-20 चेंज नहीं हुआ, बस एक ही चीज चेंज हुई कि फिर मैं वॉलंटरली जो है 100% कमिटेड हो गया। और कमिटमेंट के बाद फिर काउंसलिंग और इस तरह के प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, गांव में पैदा हुआ बच्चा जिसको जो ढंग की हिंदी बोलनी नहीं आती, तो वो कैसे एक शहर में जाएगा, वहां compete करेगा, फिर वो एमबीए करेगा, फिर पीएचडी करेगा, फिर दुनिया को मोटिवेट करेगा, फिर आईआईटीएंस उसके पास ट्रेनिंग के लिए आएंगे। इट वाज अ ड्रीम फॉर अ विलेज चाइल्ड यार, आप कभी सोच नहीं सकते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखना, योर डेस्टिनी ड्राइव्स यू इररिस्पेक्टिव ऑफ योर हर्डल्स, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। सर मैं चाहता हूँ कि आप वो कथा बताएं, आपने एक बार सेशन में बताई थी कि जो वॉचमैन था दुबई में आपके जी सोसाइटी का, आपने हाँ जी, मेरा जो वॉचमैन था हमारी बिल्डिंग का, उसने कहा कि साहब रोज सुबह आप 3:30-4 बजे उठ करके कहीं जाते हैं व्हाइट कपड़ों में, तो आप कहाँ जाते हैं? तो मैंने कहा बगल में हमारा मेडिटेशन सेंटर है, तो मैं डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ। फिर उसने मुझे दूसरी बात बताई कि सर मैं आपको देखता हूँ जब सुबह आते हैं तो आप एक अपने एक स्पिरिचुअल ऑरा में रहते हैं और स्पिरिचुअल ऑरा में जाते हैं। पूरी बिल्डिंग के अंदर 265 फैमिलीज है, आपका जैसा कोई दूसरा नहीं है साहब। तो हाउ यू मेंटेन दिस? क्योंकि मैं भी स्पिरिचुअल हूं थोड़ा, मैं भी किसी सत्संग में जाता हूं, लेकिन कभी किसी औरत को देख लूं अगर इम्प्रॉपर अगर शेप में, तो सब मैं अंदर से हिल जाता हूं। तो हाउ यू मेंटेन दिस? तो मैंने उसको एक ही चीज कहा था कि यार ये लोग जो है ना चलती फिरती लाशें हैं, इनके शरीर में केवल आत्मा है, बाकी कुछ बचा नहीं है अभी। क्यों? इनका चरित्र खत्म हो चुका है, इनकी सोच बदल चुकी है, इनका सब कुछ बदल चुका है, और हमारा एक ही पर्सपेक्टिव है देखने का कि सामने पाटिल जी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, उनकी कितनी भी कमियां हैं, कितनी भी कमजोरियां, हम उन पे ध्यान नहीं देंगे, आप अच्छा क्या कर रहे हैं बस हम वो देखते हैं। सर जैसे आपने कहा कि आप कॉरिडोर में अकेले पढ़ाई की आपने 6 महीने, आपके साथ दोस्त तो हो गए, बट वो कहते हैं ना कि रात अकेले गुजारनी पड़ती है। करेक्ट। और अभी जब हम आ रहे थे यहाँ पे, तो मेरे एक मित्र है, उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हम ऐसे ब्रह्म कुमारी जा रहे हैं, मनोज कोतवाल जी से बात करना है, आइए आप भी आध्यात्मिक है। तो उन्होंने एक बात की कि मैं पैसे कमाने बाहर जाऊं या फिर अध्यात्म से जुड़ूं। तो फिर जब अभी ये सवाल इस तरीके से, जब आप अकेले थे तो तब तो बहुत मुश्किल होती है आपसे अध्यात्म से जुड़ने के लिए। जी तो फिर आप उस समय आप कैसे लोगों को क्या सलाह देंगे कि अध्यात्म से कैसे जुड़े रहे? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये आपकी डेस्टिनी तय करेगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जुड़ूंगा, लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस बना कि मैं स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में था, और मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ता था। तो उसने मुझे वैसे रैंडमली कहा कि कोतवाल जी चलिए मैं आपको एक जगह लेके जाता हूँ। तो मुझे लेके गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगने के बाद धीरे-धीरे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने लगी, मेरी एजुकेशन में भी ग्रोथ होने लगी, प्रोफेशन में भी बहुत मैं स्टेबल रहने लगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस चीज़ को मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट करूँ। जनरली परसेप्शन लोगों की ये रहती है कि यार हम तो दुनियादारी में रहते हैं, हमको तो बहुत सारी कमिटमेंट्स है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यस, आई बिलीव इट। इवन मेरी भी ये कन्विक्शन है कि ऐसा होता है वहां पर। लेकिन देखो, हमारे दो स्फेयर हैं। आपने कभी बैलेंस को देखा होगा, तराजू देखा होगा, उसके दो स्फेयर होते हैं, हाँ, ठीक है, और बीच में एक निडल होती है। अब मुझे बताइए निडल सेंटर में कब रहती है? जब दोनों जगह पे इक्वल वेट रहे। एग्जैक्टली exactly. अब आपका जो जीवन है ना एक बैलेंस की तरह है, इसमें भी दो पावे हैं, दो पैन है, एक आपका सोशल स्फेयर है, दूसरा आपका स्पिरिचुअल स्फेयर है। अब जब दोनों स्फेयर में इक्वल वेट होगा ना, तब आपका दिमाग रूपी निडल जो है ना वो सेंटर में रहेगी। एज सिंपल एज एनीथिंग। अगर आपका सोशल फेयर बहुत पावरफुल हो गया तो आप इंक्लाइन हो जाएंगे, अगर आपका स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हैवी हो गया तो आप इधर इंक्लाइन होंगे। तो जीवन का दूसरा नाम है बैलेंस। एंड द मोमेंट यू लूज दैट बैलेंस, यू पुट योर सेल्फ इन टू डेंजर एंड यू एंडेंजर अदर्स ऑल्सो। तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट को आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि वी ऑल आर ब्लेंड ऑफ दीज टू थिंग्स। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पानी ज्यादा जरूरी है भोजन? दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो आध्यात्मिकता जो है वो आपका पानी है, जो आपके जीवन की जो प्यास, जिसके लिए हम बहुत मरे जा रहे हैं, वो प्यास बुझाती है। और जो भोजन है वो है आपका पारिवारिक जीवन, जो आपके दैनिक जीवन की जरूरतों को मीट करेगा। अब आपकी अगर सोशल लाइफ में अगर कोई टर्मोइल आया, मान लीजिए जॉब चली गई, किसी ने आपको डिच किया, लड़की छोड़ करके चली गई, या कुछ ऐसा जीवन में हो गया, तो अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तो आप उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, अगर आप मान लो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है लेकिन सोशली बहुत वीक है, तो फिर क्या होगा? देखो, मान लो मेरी किडनी फेल हो गई दोनों, तो मैं स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन किडनी का जो डायलिसिस है, ये सारी चीजें, उसमें पैसे लगते हैं ना। अब मैं केवल एक बाबा बन करके बैठा हूँ, पैसे कमा नहीं रहा हूँ, नौकरी करता नहीं हूँ,
स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन केवल ये सोचने से कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान अच्छा कर देंगे, मेरी किडनी ठीक हो जाएंगी, नहीं, आई नीड मनी टू गेट इट रिपेयर्ड, टू गेट इट फिक्स्ड। तो इसलिए हमारा सोशल स्फेयर और हमारा जो स्पिरिचुअल स्फेयर है, ये दोनों अगर स्ट्रांग होंगे तब आप एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न सोसाइटी में जो है टोटली एलिमिनेट हो चुका है। इसलिए जो न्यू जनरेशन है वो टोटली स्पॉइल्ड, छोटे छोटे चीजों पे वो सुसाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। फादर ने डॉटर को कहा कि बेटा 14 साल तुम्हारी उम्र है, पूरा पूरा दिन तुम जो है मोबाइल पे लगी रहती हो, कम से कम पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। और एक मार दिया, हल्का सा मार दिया। लड़की ऊपर गई, कमरे में पंखे के साथ लटक करके खुद को फिनिश किया। द ओनली डॉटर, सिंगल डॉटर। नाउ यू इमेजिन कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको घटना बताता हूँ, मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो हमारे जो सर थे वो बहुत मारते थे और ये कहते थे कि रात को कोतवाल साहब, मतलब मेरे फादर को, उनको भी बताऊंगा। तो मैं टीचर को कहता था सर 2-4 ज्यादा मार लो, वो जल्लाद बहुत मारेगा घर पे। वो आलम था कि इतनी मार खाई है कि किसी झटके से कोई तकलीफ होती नहीं। तो मॉडर्न जनरेशन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके अंदर जो स्पिरिचुअल कोशेंट है वो है ही नहीं। अब वो क्यों नहीं है, उसमें भी हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है जो ऑलरेडी इस दुनिया में सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं एक हंसी वाली बात बताता हूँ कि हर माँ अपनी बेटी को कहती है कि बेटे 16 सोमवार करो, एक अच्छा वर मिलता है। वो कहती तेरे 16 सोमवार का रिजल्ट देख लिया। अब वो जो कह रही है और वो जो कर रही है वो मिसमैच है। इसलिए मॉडर्न जनरेशन जो है वो लॉजिक्स को, रीजनिंग को समझते हैं, वो हाइपोथेटिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। तो जनरली जो हो रहा है सोसाइटी में, लोगों के पास जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है वो ना होने के कारण केवल स्पिरिचुअलिटी का मात्र थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस है जो हम मॉडर्न सोसाइटी को देना चाहते, नहीं आएगा। क्यों? पेरेंट्स जब भी मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। मैं पूछता हूँ आप दोनों एक दूसरे की सुनते हैं? कि जब रॉ मटेरियल इतना फिल्थी है तो फिनिश गुड कैसा होगा? तो कल्चर बिल्डिंग इज व्हाट? कल्चर बिल्डिंग इज यू स्टार्ट डूइंग योरसेल्फ एंड देन यू टेल अदर्स टू डू इट। एग्जैक्टली, गॉट इट? यस सर। तो इस तरह से चीजें हैं सर। अभी हम देखते हैं कि लोग शेयर नहीं कर रहे जी, उनके जो प्रॉब्लम्स है, करेक्ट, अकेलापन से बहुत जूझ रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये। बहुत बड़ी समस्या है कि लोग बताते ही नहीं है क्या हाँ, हुआ है। करेक्ट तो फिर अध्यात्म से भी अगर हम जुड़े रहे जी, तो फिर वही दिमाग जब वो मेडिटेट करते हैं या फिर वही विचार उनके मन में चलते रहते हैं, जी। तो फिर उसके ऊपर क्या करना चाहिए उन्होंने? मतलब मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक चाइनीज मेरे पास आया था काउंसलिंग के लिए। उसने बड़ी अच्छी चीज मुझे बताई, चाइनीज ने, उसका नाम है गैविन। तो गैविन ने मुझे कहा कि कोतवाल जी, यू इंडियंस आर वेरी ब्लेस्ड। यू नो व्हाई? क्योंकि जब भी आप कभी परेशान हो जाते हैं ना, मंदिर में एक जड़ मूर्ति के सामने वोमिट कर देते हो, उसने सुना नहीं सुना, एटलीस्ट यू गेट रिलैक्स्ड। But in our China, we don't have any as such, ideals where we can go and vomit or, problem. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? Hang yourself, finish yourself. तो सी हम भारतीय हैं, हमारे पास एक धरोहर है, वो है आध्यात्मिकता। लेकिन मॉडर्न जनरेशन में नहीं है, क्योंकि कैरिकुलम में कहीं नहीं है। इसीलिए बच्चे छोटी छोटी चीजों पे जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं और बोलते नहीं है। आज आप देखो, हर बच्चा अपने पेरेंट्स से छिपाता है, कारण सच बताया तो वो बॉयल होने लग जाते हैं। अभी अभी आपके यहाँ आने से पहले, शूट स्टार्ट करने से पहले, एक कपल अपनी डॉटर को लेके आया। तो उन्होंने कहा कि ये घर में बैठी है, डिवोर्स की कगार पे खड़ा है ये रिश्ता इनका, लेकिन इसकी लाइफ में 2-3 बार उसने मैन हैंडल किया, इसने हमें नहीं बताया। बताते तो हम कुछ रिपेयरिंग करते, अब बताया है। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपने क्यों नहीं बताया? बोले अगर मम्मी को बताती सोल्यूशन इसके पास नहीं है, ये सिर्फ रोती बस। तो मुझे लगा मेरे प्रॉब्लम मम्मी को अगर मैं शेयर करूंगी तो ये और ज्यादा डिस्टर्ब। दैट इज द रीजन कि आप इतने मैच्योर नहीं कि कोई आके आपसे एडवाइस ले। अभी एक यंगस्टर जो है वो किससे एडवाइस लेगा? वो अपने ग्रुप के लोग, वो ऑलरेडी दलदल में डूबे हुए हैं। अब मैं प्रेम में फंसा हुआ हूँ, मैं किसी लड़की ने मुझे धोखा दिया, मैं अपने दोस्त से बात करूँ, वो ऑलरेडी उसी समस्या से जूझ रहा है, तो वो मुझे क्या एडवाइस करेगा? एडवाइस वो करेगा जो इन सब चीजों से निकल चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसलिए लोग जो छिपा रहे हैं, क्यों? सही लोग नहीं है जहां हम उनको अपनी बात जो है वो बता सकें। और ये सोसाइटल एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग काउंसलिंग नहीं लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं अच्छा पागल हो गया क्या, इसलिए साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जा रहा है। भाई हर पागल साइकेट्रिक के पास नहीं जाता है। किसको अगर अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको साइकेट्रिक के पास, काउंसलर के पास जाना चाहिए। वी आर मास्टर इन दिस सब्जेक्ट। अब आप जब दांत में दर्द होता है तो आप घर में पहले ट्रीटमेंट करते हैं, फिर जब केस खराब हो जाता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। बस वैसा वाला ही काम है लोगों का। सर हम देखते हैं कि अभी लोग पूछते हैं कि अगर मैं अध्यात्म से भी जुड़ा रहूं और अगर पार्टीज भी करूं, मतलब पार्टी यानी शराब और ये करूं, तो क्या ये बैलेंस जीवन है? दिस इज अगेन अ वेरी वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी, आप एंजॉयमेंट की टर्मिनोलॉजी क्या है आपकी? शराब पीना, सिगरेट पीना, घूमना फिरना, यही आपकी एंजॉयमेंट की टर्मिनोलॉजी है? क्योंकि आपने कभी करेले का अचार खाया?
नहीं खाया ना। यू डोंट नो द टेस्ट ऑफ करेले के अचार का, है ना। आपने कभी स्पिरिचुअल टेस्ट नहीं किया। आप एक बार ये करके देखो। देखो शराब में पीता था, सिगरेट में पीता था, सारी चीजें मेरे अंदर थी, एक झटके में सारी चीज। किसी ने खूब कहा, इफ यू वांट टू डिस्कार्ड अ लोअर टेस्ट, बिल्ड अ हायर टेस्ट, एंड द स्पिरिचुअल टेस्ट इज द हाईएस्ट टेस्ट यू एवर हैड एक्सपीरियंस्ड। एक बार करके देख लो। देखो मैं आपके सामने एग्जांपल हूं, दुनिया की सारी गंदगी एक्सपीरियंस कर ली, लेकिन एक बार आप स्पिरिचुअल नेक्टर अगर आप पी लेते हो तो आपको लगता है सिर्फ गंदगी है, ये पार्टी वार्टी क्या चीज। अच्छा ये सब करने के बाद भी क्या है आपका आउटपुट। एक केस आप बोले ना, केस स्टडी। तो एक साहब आए, मैं काउंसलिंग में बैठा था, रात के 9:30 बजे उन्होंने मुझे फोन किया कि कोतवाल जी मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा आप कहाँ खड़े हैं, तो बोले मैं फलाने चौराहे पर हूँ और वहां से मैं ब्रिज पे जा रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि अगर आप मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि लास्ट मोमेंट में मेरे जैसे आदमी से आपने बात करना चाहा, दैट मीन्स यू रिस्पेक्ट मी ना। तो एक काम करिए, 5 मिनट के लिए मेरे पास आइए। बोले नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों। बोले आप मुझे कन्विंस करेंगे, और मैं सारा ट्राई आउट करके, मैं तो कैलकुलेट कर चुका हूं, कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज द लास्ट ऑप्शन आई एम लेफ्ट विद, टू कमिट द सुसाइड। आई सेड मैं आपको कुछ कन्विंस नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू आई विल टेक यू टू द ब्रिज एंड देन यू जंप, आई विल नेवर कन्विंस यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। देन ही केम। मीनवाइल मैंने उसकी वाइफ को भी फोन कर लिया, क्योंकि वो मुझे थोड़ा जानता था, मेरे कांटेक्ट में था। तो उसकी वाइफ को भी मैंने फोन किया कि इमीडिएटली आप आ जाइए, इससे पहले कि कोई सीन बन जाए। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये केस स्टडी की। अब वो उसकी वाइफ पहले आ गई, क्योंकि ये घर से पैदल निकल चुका था, तो वाइफ तो गाड़ी में आई, तो वो जल्दी पहुंच गई। और उसको मैंने बिठाया। मीनवाइल जो है साहब भी आ गए। मुझे कहते कोतवाल जी इस बवाली औरत को काहे को आपने बुला लिया इधर। बोला इससे तो छिपके मैं घर से जा रहा था। मैंने कहा यू काम डाउन, सिट डाउन एंड जस्ट लिसन मी व्हाट आई एम सेइंग यू। तो मैंने उनको कहा कि आप शेयर कीजिए कि आप क्यों ये करना चाहते हैं। मुझे मालूम था वो, क्योंकि ही वाज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एंड एक और चीज थी उसमें, शराब भी पिया उसने। तो मैं दोनों चीजें ये कवर करूंगा। ठीक है। तो मैंने कहा आप उनसे शेयर कीजिए, देखिए यहाँ ही आपका जो है सेटलमेंट हो जाएगा, एंड आई प्रॉमिस यू। बोले नहीं नहीं तुम जानते नहीं इस औरत को। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये कुछ नहीं करेगी। वो बोलता बीवी मेरी क्या आपकी। मैंने कहा नहीं तुम्हारी ही है, लेकिन मैं जानता हूं ना कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इसको नहीं बता सकता हूँ कि क्या रीजन है। मैंने कहा फिर बोला कि साहब आप बता दीजिए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैंने कहा मैडम आप वायलेंट नहीं होंगी ना। उन्होंने बोला नहीं होंगे। वो हो नहीं सकती थी, क्यों, वो मुझे जानता था, पूरी स्टोरी जानता था मैं। तो उन्होंने कहा नहीं होंगी, आप मुझे बताइए। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि अगर ये सुन लेगी तो ये मेरे से पहले सुसाइड करेगी। मैंने कहा नहीं करेगी। बोले क्यों। मैंने कहा जो चक्रव्यूह में आप है, सेम चक्रव्यूह में ये भी है, ये भी मेरे पास ऑलरेडी काउंसलिंग। जैसे उसने सुना वो कुर्सी से खड़ा हुआ, यू ब्लडी लेडी हाउ यू डेयर टू डू दिस, हेलो सिट डाउन, तुम्हारे सीने में दिल है, भटक सकता है तो इसके सीने में भी। तो अच्छा आपने ये सीन किया क्यों, वाई यू वेंट फॉर दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यू वांट टू चेरिश ना। तो ये है खुशी आपकी, जो इवेंचुअली आपको सुसाइड के लिए डाइवर्ट करे। दूसरा केस भी उसी चीज का सीन का बना कि एक साहब आए, बोले मेरे को सुसाइड करना है। तो मैंने कहा क्यों करना। बोला लड़ाई हो गई बीवी के साथ। तो मैंने पूछा लड़ाई का कारण क्या है। तो हम दोनों की शादी एक एग्रीमेंट पे हुई थी। वो एग्रीमेंट था कि तुम कभी शराब नहीं पियोगे, यू डू एनी डैम थिंग ऑन दिस अर्थ प्लेनेट बट यू कैन नॉट ड्रिंक। वाई, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ की जिंदगी जहन्नम बनाई पी पी के। तो आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग, सो आई डोंट वांट यू टू गो इनटू दिस नॉनसेंस। तो बोला 15 साल तो मैंने ये रिश्ता बढ़िया से निभाया, मैं पिया नहीं। तो एक दिन पार्टी में गया, दोस्तों का कैसा पागल आदमी है यार, बीवी से डरता, लगा 2-4 पैग, मेरी भी बहुत बोलती है, ठीक है कि नहीं। तो बोला मैंने लगाए 2 पैग, लेकिन अब मुझे मालूम ना मेरी औरत कैसी है। अब थोड़ा मैंने गिराया ताकि उसको मैं कन्विंस करूं कि पी नहीं है, गिरी है तो स्मेल आ रही है। अरे बीवी से छिपाओगे यार, साय की तरफ पीछा करने वाला अगर कोई आदमी है तो वो बीवी होती है हमारी। ठीक है। तो घर में आया तो मैडम ने बोला कि तुमने शराब पी है। ये बोला मैंने नहीं पी है, दोस्तों ने बोला पी रहे थे, थोड़ा धक्का लगा और गिर गई। और इस बात पे इतना बवाल हुआ कि अब दोनों जो है सेपरेशन के मोड पे। तो मैंने उनको पूछा कि जब तुमको मालूम था कि तुम्हारी वाइफ को ये चीज पसंद नहीं है तो तुमने क्यों किया। बोला मेरा दिमाग खराब हो गया। तो व्हेन यू वांट टू चेरिश समथिंग एट द कॉस्ट ऑफ दिमाग खराब, विच इज गोइंग टू स्पाइल योर रिलेशनशिप, तो पहले आप ये परिभाषा तय कर लीजिए कि आनंद क्या है। क्योंकि आपने जीवन में कभी आनंद को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। आप बोलते 2 पैग लगा लो, आनंद ही आनंद है। मैं तो सब कुछ देख लिया जीवन में, कोई कोई आनंद नहीं है साहब उसमें। मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, वो पहले वाला भी है अरे और वो भी एक्सट्रीमिस्ट का, और ये दूसरे वाला भी है। तो कंपैरिजन कब करेंगे आप गर्मी और सर्दी का, जब आप दोनों को एक्सपीरियंस करेंगे ना। दुख और सुख को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे।
तो मैं समझता हूँ आप एक बार जरा स्पिरिचुअलिटी के सागर में डुबकी तो लगाइए, वो आपको एक बढ़िया बॉस बनाएगा, एक बढ़िया पति बनाएगा, एक बढ़िया बेटा बनाएगा, एक बढ़िया पड़ोसी बनाएगा, एक अच्छा मित्र बनाएगा। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी डज। और दूसरी चीज है आध्यात्मिकता, बाबा लोगों के लिए नहीं, बीवी नहीं, बॉस नहीं, पड़ोसी नहीं, कमिटमेंट नहीं, चैलेंज नहीं, टारगेट नहीं। वो क्या करेगा ज्ञान लेकर? ज्ञान तो हम लोगों के लिए जो हम सोसाइटी में रहते हैं, बॉस है, बीवी है, घर के लोग है, कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जब वहां पर टफ टाइम आएगा, दिस स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू टू कम आउट। दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड 25 इयर्स, पागल तो हूं नहीं, पीएचडी किया मैंने साइकोलॉजी में, ठीक है साहब। तो इतने साल का मेरे पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आप कोई भी चीज है 2 4 5 10 15 20 दिन 50 दिन साल भर कर रहे हैं, 25 साल नहीं कर सकते आप। यू नीड अ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ऑफ दैट जर्नी, देन ओनली यू कैन प्रोलॉन्ग इट। गॉट इट? सर अभी आप बात कर रहे थे, जो सेकंड आपने केस स्टडी बताई कि पियर उसमें उनको फोर्स कर रहे थे, तो अभी हम देखते हैं कि जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो फोर्स करते हैं, चल बाहर घूमने जाते हैं, चल शराब पीते हैं, ये करते हैं। तो वो जो उस मोमेंट होता है, वो मोमेंट कैसे संभाला जाए? हाँ, तो बस एक चीज आपको शुरुआत में बताई थी कि ऐ खुदा मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों का ध्यान मैं खुद रख लूंगा। वो हर आदमी आपके लिए एक एनिमी है जो आपको इस तरह डाइवर्ट करता है। लेकिन इस उम्र में ये संवेदनाएं उठना, दिस इज क्वाइट नेचुरल, ठीक है? इस उम्र में ये संवेदनाएं उठना, ये क्वाइट नेचुरल है। बस अगर आपने उसको हैंडल करना सीख लिया, पर आप कर नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है? स्पिरिचुअल क्वोशंट को इग्नाइट करना है, तब आप कर पाएंगे। विद दिस सेटअप यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट। यू नीड दैट स्पिरिचुअल क्वोशंट, कैलकुलेटेड अमाउंट में। बाबा नहीं बनना है अगेन। सी, अगर बाबा ही बनना तो ऊपर मामला ठीक नहीं था, यहाँ काहे को आए भाई? नहीं, वहां सब सेटअप ठीक ही था ना, तो यहाँ किस लिए आए? यहाँ हम एक अच्छा बॉस, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा मित्र, ये सब बनने के लिए आए हैं। दैट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन यू गो थ्रू अ स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट। दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। सर फैमिली और फ्रेंड्स, अब हम जब रहते हैं तो हम देखते हैं कि फैमिली में अक्सर पेरेंट्स खुश नहीं है बच्चों से, बच्चे खुश नहीं पेरेंट्स से। जैसे आपने कहा कि बच्चे शेयर नहीं करते उनके पेरेंट्स से कि फलाना कुछ वो बोल देंगे, हम डांट देंगे, और पेरेंट्स को लगता है कि ये मेरी बात सुनता नहीं है। तो उसमें अभी तो फिलहाल एक चल रहा है शब्द जनरेशन गैप। तो क्या ये सच में जनरेशन गैप है, या आपके हिसाब से यहाँ पे शेयरिंग अच्छे से नहीं हो रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आज का सबसे हॉट इशू है। बच्चों का पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का बच्चों के साथ बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है। हम सब ने ना एक फ्रेम बनाया है, हस्बैंड ने एक फ्रेम बनाया कि मेरी बीवी बस ऐसी होनी चाहिए, वो वैसी है नहीं। और वाइफ ने एक फ्रेम बनाया कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, वो वैसा हो नहीं। और आज की आपकी जनरेशन में वो मी टाइप एक टर्म चली हुई है। तो मी टाइप श्री राम को भी मी टाइप जैसी नहीं मिली थी, ठीक है जी। अच्छा, बच्चों ने एक फ्रेम बनाया कि पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, ऐसे कि जैसे हम अपडेटेड हैं, नए जमाने के साथ चलते हैं, ओपन हैं, ऐसे हमारे पेरेंट भी होने चाहिए। तो एक फ्रेम बनाया, वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे, इसलिए आप डिस्टर्ब है। पेरेंट्स ने भी एक फ्रेम बनाया कि हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, कि हमारे पिताजी ने कुछ कहा तो हाँ जी पापा। आज का बच्चा ऐसा करने वाला नहीं, लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी चीजें वो मतलब समझता है। तो एक चीज आपने हमेशा समझनी है, मैं एक टर्म आपको बता दूंगा। अगर आपने किसी के सीने में क्या दर्द चल रहा है तो उसके जूते में पैर डालिए। लेकिन एक और चीज बताता हूँ, नई चीज आपके लिए। उसके जूते में अगर आपने पैर डालना, माना उसकी फीलिंग को समझना है, तो आपको पहले अपना जूता उतारना पड़ेगा। क्योंकि अपने जूते के साथ दूसरे के जूते में आप पैर, मतलब आप पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा है एज ए चाइल्ड, एज ए फादर, पहले आप उसको साइड पर रखो। मम्मी क्यों कह रही है, पापा क्यों कह रहे हैं, उस स्टेट पे जाइए आप, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। और एज ए फादर आप ये पहले सोचिए कि अरे बच्चा है यार, बोले हम तो ऐसे नहीं थे, आप 0G थे, ये 5G है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा कि नहीं आप में। और इसका जो बच्चा है वो 20G होगा। अब वो 20G क्या होगा कि आपने अपने पिताजी के सामने कभी आवाज से नहीं बोला, ये आपके सामने आवाज बोलता है, आंसर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, आंसर मांगता है। लेकिन इनकी जो औलाद होगी, अगर ये इसमें 10% जो आप कर रहे हैं, अगर उसका 10% भी किया ना, तो वो 103 या 104 जो भी है उस पर फोन लगा के 2 मुस्टंडों को बुला लेगा और आपको जेल में डाल देगा। दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 20 years. Are you ready for this? Are you prepared for this? No. Again, there will be a generation gap. आपके बाद जब आपकी औलाद आएगी, again there will be a gap. There's nothing gap-like thing. We are not ready to listen. We are not ready to understand the emotions of other party. हम सोचते हैं we want to drive everybody by our own way. Parents बच्चों को और बच्चे पेरेंट्स को। दैट इज द सोर्स ऑफ रिफ्ट, दैट इज द सोर्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन। इसलिए वो गैप होने के कारण जो है बच्चे कभी कभी डिरेल हो जाते हैं। वो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है ये। मैं कभी भी काउंसलिंग में बच्चों को नहीं समझाता हूँ। मैं कहता हूँ ये पौधा है, अगर आप इसको बचपन में ऐसे टेढ़ा करके रखेंगे तो टेढ़ा टेढ़ा ही ऊपर जाएगा, बचपन से सीधा रखोगे सीधा सीधा ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी है।
फिर बड़ा होके कितने भी सपोर्ट सिस्टम लगाओगे ना, जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिले वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो कल्चर बिल्डिंग, वैल्यू सिस्टम बिल्डिंग इज द पेरेंटल रोल। गॉट इट? तो इतना फ्रेंडली हो जाइए, जैसे 14 साल 15 साल का बच्चा हो जाए तो आप यूं समझ लीजिए मेरा दोस्त है अब। और वो दोस्त बनाओगे क्योंकि आप दोस्त से ही अपनी बात शेयर करोगे, बाप के साथ कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यू डोंट थिंक दैट योर फादर इज योर फ्रेंड, है ना? तो वो थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा वो चेंज करना पड़ेगा, रोल चेंज विद द टाइम रिक्वायरमेंट। गॉट इट? सर मैं एक थेरेपिस्ट से बात की थी पिछले महीने, तो उनसे ऐसी बात हुई कि वो उनके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि कई बार उनको रात को नींद नहीं आती। जी। तो अभी तो आप काउंसलिंग कर रहे हो और वो भी 25 सालों से कर रहे हैं, और उसके साथ आप अध्यात्म से भी जुड़े। तो ऐसे केसेस आते होंगे जो आपकी मतलब लाइफ पूरी से खुद को सवाल करते होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर और सुबह उठ के फिर से वो भूल के अगले पेशेंट को या फिर अगले क्लाइंट को देखना है, तो फिर आप किस मानसिकता से आपके खुद की लाइफ संभालते हो? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैं 2-3 किस्से आपके सामने रखूंगा। जरूर। एक लेडी आती है, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसने कहा साहब मेरा 18 साल का बच्चा है, उसने मेरा रेप करने की कोशिश करी और मैं शहर की जानी मानी एक महिला हूं। साहब एक चीज समझ में नहीं आ रही कि खुद जहर पी लूं, उसको पिलाऊं, या उसके बाप को और तीनों को मिलकर के पिला दूं। क्या कहेंगे आप सोच नहीं सकते हैं ना। आप सोचो कि जिस टाइम उसने मुझे ये कहा होगा। दूसरी घटना बताता हूँ। एक डम बच्चा है, डीप भी है और डम भी है। थोड़ा थोड़ा सुनता है, थोड़ा थोड़ा बोलता है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, मतलब उसको ध्यान से सुनना, तब आप उसको समझ पाएंगे वो क्या कह रहा है। उसकी माँ लेके आई, मुझे कहती है स्कूल नहीं जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत समझाती हूँ इसको। साहब वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस ऐसे बैठा हुआ था, मेरी तरफ देख रहा था, और टप 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 आंसू उसके आंखों से गिर रहे थे। दैट वॉज द फर्स्ट डे इन माई हिस्ट्री व्हेन आई स्टार्ट क्राइंग। मेरी आंखों से भी आंसू निकले, बाकी निकलते नहीं, मैंने बहुत सीन देखे ऐसे जिंदगी। अब आप सोचो मैं क्यों रो रहा हूँ? क्योंकि वो डीप भी है और डम भी है। वो स्कूल जाता, बच्चे उसको चिढ़ाते, माँ नहीं समझ पा रही और वो बता भी नहीं पा रहा। एक बच्चा 8 साल की उम्र का है, 15 दिन पहले रात को 2 बजे फोन करता है, साहब सुसाइडल थॉट आ रहे। 8 साल का बच्चा रात के 2 बजे। ही हेल के कि आप सोए हैं कि क्या? संवेदनाएं जब चरम सीमा पे पहुंचती है तो इंसान हर संभव कोशिश करता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? उस बच्चे को डर लगता है पढ़ाई से, स्टार परफॉर्मर, और माँ बाप उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तू ऐसा क्यों सोच रहा? हेलो, शराब पिएगा तो झूमेगा कि नहीं आदमी? इसके अंदर कुछ करंटें चल रही है, वो करंटें इसको जो है ऐसा करने के ऊपर जो है वो मजबूर कर रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड रादर देन प्रोड्यूसिंग प्रेशर ओवर हिम। दिस इज हाउ। देखो यार, आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपके पास आर्ट नहीं है, ठीक है? हम क्या है, हमने एक छड़ी पकड़ रखी है, हम हाँकते हैं लोगों को। दिस इज नॉट द वे। वक्त बदल गया है, और अगर आप वक्त के साथ पेरेंट्स नहीं बदलेंगे तो आपकी तकलीफ का कारण कभी भी आप उसका सोल्यूशन निवारण नहीं पा पाएंगे। आपको वक्त के साथ बदलना होगा। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस ऑल। तो ये सोसाइटी का जो जो दरिद्र रूप है, जिसके बारे में शायद आप में से किसी को भी जानकारी नहीं होगी, तो मैं एज ए काउंसलर ये सारी चीजें जानता हूं, और मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि अगले 25 साल के बाद इस दुनिया का वो रूप होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अगर आप तैयार नहीं है, मैं देखो चैलेंज के साथ बोल रहा हूं वीडियो में, आप इस समाज का वो रूप देखेंगे कि यू विल बिकम अ ज़ोंबी ह्यूमंस। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ज़ोंबी? चलती फिरती लाशें। अमेरिका में एक शहर है पेलिफेडिया, आप वहां जाइए, बाप बेटा सास ससुर बहू सब ड्रग्स लेकर के टुन्न है और चलती फिरती लाशें। आप देखिए, फेलोफीडिया टाइप करिएगा, आपको सब समझ में आएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। और वो दृश्य आने वाले 25 सालों के बाद पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब देखो एक चीज बताता हूं, मुझे ये कोट कितना भी अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी मुझे मजबूर कर देगी उतारने पे, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो जनवरी की ठंड मजबूर कर देगी मुझे पहनने में। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट होंगे, वक्त आपको मजबूर करेगा। और एक आलम था, लोग ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं सुनना चाहते थे, आज देखो तांता लगा रहता हूं। क्यों? हालात बदल चुके हैं। अब हर आदमी को यही आना है। मैं एक साइकाट्रिक डॉक्टर के साथ हम दोनों मिलकर के किसी कंपनी के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा कोतवाल जी 25 साल पहले आई डिसाइडेड टू बिकम अ साइकाट्रिक डॉक्टर, है ना, आई यूज्ड टू बिलीव दिस कि यार ये मेरी जिंदगी का सबसे पैथेटिक डिसीजन है, कोई पेशेंट ही नहीं। और आज आलम ऐसा है कि कोतवाल जी 25 साल के बाद सिर्फ आप और मैं ही रहेंगे। बोला ये हालत है आज की डेट में। 8 साल के बच्चे को क्या डिप्रेशन है, मुझे बताइए आप। और ये सिचुएशन बड़ी कॉमन है आज की डेट में। How would you people be able to handle these situations unless you prepare yourself? लेकिन हमारी बीमारी क्या है, हम बारिश के दिन छाता खरीदने जाते हैं, जब बारिश होगी तभी छाता खरीदेंगे।
रेनकोट कब खरीदना, एक बार भीग लिया उसके बाद रेनकोट खरीदना हमको। तो वी कॉल इट प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। तो मैं पूरी न्यू जनरेशन को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को डाइवर्ट, आप इसके प्रोस्पेक्टिव को चेंज कर दीजिए। अब स्पिरिचुअलिटी माना बाबा ना, spirituality means something that helps you to navigate when you are going through a very hard time. That is what spirituality is. फिजिक्स केमिस्ट्री ये काम नहीं करेगी। अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, फिजिक्स की कौन सी इक्वेशन, लॉगरिथम, फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा वहां? देयर कम्स द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच हैज नो प्लेस इन द सोसाइटी। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिप्रोड्यूसिंग एजुकेटेड इलिटरेट्स। आई डोंट नो आपने कितना मेरे को कंसीव किया इस स्टेटमेंट से। वी आर जस्ट डूइंग, वी आर रिप्रोड्यूसिंग एजुकेटेड इलिटरेट्स। दे नो एवरीथिंग बट दे आर नॉट एबल टू डू इट। Don't you think anger is very bad for you? Then why you are not able to control it? Because you don't have power. You are singly, मेरे को ये knowledge है कि यूं ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है, but I need power also, no? So knowledge is not enough to bring any change. With knowledge you need power, and that power comes through meditation. Either you do or you just go through with your suffering. As simple as anything. And next. सर, आप अध्यात्म से जब सबसे पहले कोई आपके पास आता है कि मुझसे ये समस्या से जूझ रहा हूँ, तो आप उस मेडिटेशन के कुछ रूल्स नियम हो गए? शुरुआत में कभी भी मैं उसको स्पिरिचुअल, क्योंकि वो खाली है बिल्कुल अंदर से, उसको इमीडिएट रिपेयर चाहिए। स्पिरिचुअलिटी तो फिर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है हमारा। पहले हम क्या कह रहे हैं, लोगों को सुनना। देखो आज की डेट में किसी को कोई सुनना नहीं चाहता है। बोले तेरी प्रॉब्लम तेरी भाई, यू नो, यू अंडरस्टैंड हाउ यू डू दिस, आई एम नॉट हियर टू यू नो टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस है। तो हमारे पास जब लोग आते हैं तो पहले हम सुनते हैं। अगर मान लो अगर वो 45 का सेशन है ना, 45 मिनट का, 40 मिनट वो बोलता है, तो आप सोचो आपके पास कितना जिगरा चाहिए। और रोज सुबह से शाम तक एक ही लाइन स्टेटमेंट कि मेरी पत्नी ठीक नहीं, मेरा बच्चा ठीक नहीं, एक ही स्टेटमेंट, और 25 साल से सेम स्टेटमेंट। और फिर भी आपको चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ उसको सुनना। एक बार आप उसको सुनो, उसके साथ दोस्ती करो, वो फिर आपका दोस्त बन गया, फिर आप जो बोलो उसको वो करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन व्हेन यू आर कंपैशनेट फॉर समथिंग टू हेल्प टू सोसाइटी, है ना, तो देन दीस थिंग्स आर वेरी स्मॉल टू यू। वेरी ट्रू। सर, आपका 23 साल से ये जो जर्नी थी, 23-25 सालों से, तो इसमें से आपकी सबसे कठिन परीक्षा क्या कह सकते हो आप? देखिए पाटिल साहब, ऐसा 23 सालों में मैंने कुछ भी, अब मेरे लिए कठिन और सरल कोई चीजें बची नहीं थी कि जीवन में इतनी स्पष्टता आ गई थी, समझ आ गई थी, और ये चीज मेरे को बहुत पक्की हो गई थी कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दुख ही तुम्हारे अच्छे मित्र हैं, वो तुमको ग्रो करेंगे। तो काफी सारी समस्याएं आई, लेकिन मुझे लगी नहीं कभी वो समस्याएं हैं। जैसे कि फिर लास्ट में मेरा जो मौसी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, मैंने सबको माफ करना सीखा, उनको माफ किया, तो फिर उनको कैंसर हो गया। तो कैंसर ट्रीटमेंट में आई वाज द ओनली वन हु वाज ऑल द टाइम अवेलेबल विद हर। तो वो कभी कभी मुझे पूछती थी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम कैसे ऐसे कर पा रहे हो? तो मैंने कहा अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो पहला दुश्मन आप मेरे थे। सही। तो उनका ट्रीटमेंट हुआ, पैसा खर्च हुआ, लेकिन मुझे कभी ऐसा मतलब लगा नहीं कि मैं किसी टफ टाइम से गुजर रहा हूँ। अब मेरे लिए टफ और इजी कोई चीज बची नहीं थी। इतना मैं मैच्योर हो चुका था स्पिरिचुअली कि कोई चीज मुझे टेक ऑन नहीं कर सकती इतनी आसानी से। जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में मुझे किसी एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया, ये कहते हुए कि अगर आपके पास और पैसा आएगा, आप अच्छे आश्रम बनाएंगे, अच्छे लोगों के काम में लाएंगे, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपके जो फाइनेंस है वो और बढ़ेंगे। तो फिर लॉसेस हुए, तो एक दिन उसने कहा कि मेरी वजह से हो। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से ही, दिस वाज माय डिसीजन, यू नो। और इस चीज की इतनी पावर नहीं है कि वो मेरे को टेक ओवर कर सके, क्योंकि योर क्रिएशन इज योर क्रिएशन, योर क्रिएशन कैन नॉट बी बिगर देन यू, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड, यू आर फादर ऑफ योर क्रिएशन, हाउ योर चाइल्ड कैन बी बिगर देन यू? तो देखिए मैं आपके सामने हूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं उस चीज का। तो अभी लाइफ में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसी बीमारी कैंसर जैसी मुझे आए तो उस टाइम में कैसे रिएक्ट करूँ। बाकी दुनिया के सारे पेपर, मेरे लिए कोई पेपर नहीं है। तो मैंने एक कैंसर पेशेंट देखा जो मेरे साथ ही मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही अग्रसर है वो। तो मैंने देखा कि वो बहुत पॉजिटिव है, और उसके डॉक्टर्स जब उसके पेशेंट आते तो उसका नंबर देता, बोले वो असली डॉक्टर, उससे बात करो बोला। तो मैंने उनको कहा कि सिस्टर आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई बीमारी जैसा पेपर अगर लाइफ में आए तो उसको मैं बड़ी आसानी से पास कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए शरीर की बीमारी से बड़ा कोई पेपर नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी पेपर ले लो आप। मेरे फादर ने एक दिन गुस्से से मेरे को घर से निकाल दिया था, 2 बार निकाला उन्होंने। तो जब वो दुबई में मेरे पास आए तो उन्होंने कहा आई एम वेरी सॉरी यार, आई डन रॉन्ग विद यू। आई सेड व्हेन एंड वेयर? बोल तुम्हें याद नहीं, पागल हूँ क्या याद रखूंगा? नेगेटिव इमोशन को याद रखूंगा तो रिश्ता खराब। व्हाई आई वांट टू स्पॉइल माय रिलेशनशिप विद यू?
मैं आई वांटेड टू कम इंडिया, मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब मौसी जी का ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं बॉस के कैबिन में गया, मैंने उसको बोला कि बॉस मैं इंडिया ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऑडिट चल रहा है, यू कैन नॉट ट्रैवल इंडिया। अब आप देखिए कि स्पिरिचुअलिटी में मैं इतना गहरा उतना, नौकरी मेरी हमेशा साथ में रही, ऐसा नहीं कि मैंने सारा संसार छोड़ दिया और मैं बाबा बन गया और फिर मैं दुनिया में बहुत ग्रो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा करने की जरूरत भी नहीं। आप स्पिरिचुअलिटी की जो टर्मिनोलॉजी सोसाइटी में स्प्रेड की जा रही है, दैट इज वेरी रॉन्ग, बट वो चेंज होगी, न्यू जनरेशन उसको चेंज करेगी। तो मेरे बॉस ने बोला कि नहीं, यू कैन नॉट गो इंडिया बिकॉज देयर इज ऑडिट नेक्स्ट वीक हियर, सो सॉरी बॉस। तो आई जस्ट केम आउट ऑफ हिज कैबिन, देन ही सेड मी इन अरेबिक लैंग्वेज, ताल इंता, मतलब कम इनसाइड। बोला लगा ना कि बॉस बहुत बेकार आदमी है। वो ऐसे होता, बोला फिर आपके ज्ञान की बातें काम नहीं आती, बोला फिर। मैंने कहा व्हाई आई शुड से लाइक दिस, माय बॉस इज नॉट गुड। बोला मैंने आपको ना बोल दिया ना कि आप नहीं जा सकते। तो तब मैंने उनको कहा कि बॉस रिमेंबर वन थिंग, आई नेवर लेबल पीपल बेस्ड अपॉन देयर बिहेवियर बिकॉज आई हैव ओन वे ऑफ विजन। आप मुझे छुट्टी देते, मैं कभी नहीं कहता यू आर अ गुड बॉस, और आपने मेरे को ना बोला, आई आई विल नेवर से यू आर अ बैड बॉस बेस्ड अपॉन योर बिहेवियर, आई विल नेवर लेबल यू बिकॉज आई हैव माई ओन वे ऑफ लुकिंग एट पीपल। दिस इज द आउटकम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सर आपकी वो बहुत 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 पसंद है मुझे, जब आप कहते हो कि दूसरों के जूतों में पैर रखने से पहले खुद का जूता निकाल। बिल्कुल सर, हम निकाल नहीं पाते, माँ निकाल नहीं पाती है, ये वो इसलिए बेटी से प्यार करती है, इसलिए जूता उतर ही नहीं पा रहा है। बेटी जो है वो माँ के समझ नहीं पा रही है, क्योंकि वो जूता अपना उतार ही नहीं पा रही, वो मम्मी के जूते में कैसे पाँव डालेगी। तो यू नीड टू पुट ऑफ योर शूज बिफोर यू पुट योर फीट इनटू अदर्स शू, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, तो ना मतलब मम्मी पापा गलत है ना बच्चे गलत हैं यार, बस थोड़ा सा वो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वो स्पिरिचुअल एलिमेंट जब आएगा तो ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट जो है आपका फिक्स कर लेगा इस प्रॉब्लम को भी। दैट्स इट। सर टी और कॉफी? नॉट टी नॉट कॉफी, मैं दोनों चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। कभी कभी साल में एक आध बार चाय पी ली तो पी ली, अदरवाइज नो एडिक्शन। अर्ली राइजर और नाइट टूल? अर्ली राइजर, 3:30 बजे उठता हूँ मैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, और पिछले 25 साल से मेरा ये रिकॉर्ड है। और बहुत मुश्किल महीने में एक आध दिन कभी ऊपर नीचे की, रात को लेट आए, प्रोग्राम था, किसी इवेंट में थे, फिर कोई वीआईपी मिलने वाले हैं, बातचीत हो गई, रात को 12 बज गए, तो 5 बजे उठा हूँगा, 5 बजे के बाद नहीं। सो वन बैड हैबिट यू स्टिल स्ट्रगल विथ? ऐसी कौन सी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं किस हैबिट की, नहीं ऐसी कोई सच कोई हैबिट नहीं अभी रही। इफ यू कुड हैव डिनर विथ वन हिस्टोरिकल फिगर, हु वुड इट बी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कल मेरे एक इवेंट था, तो किसी ने बोला कोई वीआईपी को बुला लो, कि वाई वीआईपी यार, मैं आपके साथ डिनर करना चाहूंगा ना, मेरे लिए आप ही वीआईपी हैं। आपकी वीआईपी की टर्मिनोलॉजी क्या है कि वो बहुत बड़ा करोड़पति हो, हॉलीवुड या बॉलीवुड का स्टार हो, नहीं, आई एम कंफर्टेबल इवन विद यू आल्सो। That's so honor. If spirituality had a theme song, what would it be? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान। The funniest experience you have had in spiritual life? फनीएस्ट, नहीं यार ऐसा कोई याद नहीं आ रहा कुछ। The weirdest myth people believe about monks or spiritual guru? वो आपको ऑलरेडी बताया कि लोगों को लगता है कि यार स्पिरिचुअलिटी मतलब बाबा बनना, पर अपने बस का काम नहीं। अपन पार्टी करेंगे, चिल करेंगे, बढ़िया नौकरी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मैं कहता हूँ घूमो फिरो पार्टी करो, लेकिन पार्टी में खाली वाइन ही एक चीज है जो आपको पार्टी का एक्सपीरियंस करवाती है। यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन, और मैं दोनों कर चुका हूँ, मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है साहब। So one gadget you can't live without? ऐसा कोई गैजेट अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लाइफ में, मैं आपको बता रहा था ना मैं इंस्टाग्राम पे ना फेसबुक पे। किसी ने मुझे पूछा कोतवाल जी आर यू ऑन फेसबुक, आई सेड आई जस्ट फेस द बुक, I don't have Facebook. इट्स नॉट अ फेसबुक, इट इज अ फेसबुक, तो आई डोंट हैव एनी फेसबुक नो। So the most annoying question people ask you? हाँ, वो कहते हैं कि आपको कोई परेशानी थी जो आप इधर आ गए। अरे यार परेशानी होती तभी लोग जो है कहीं जाते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। If you were not in Brahma Kumaris, what job would you be doing? हाँ, तो आपको पहले बता दिया मैंने आपको कि जॉब के काम ही नहीं रहते, काबिल ही नहीं रहते हम। One modern trend you think is completely useless? यार एक रिक्वेस्ट है यार आप सब यंगस्टर्स से, यार जितना दूर रह सको मोबाइल से रहो यार, सोशल मीडिया से रहो। इसने यार बूढ़ा बच्चा जवान सारे के सारे बर्बाद कर डाले, अनुभव है, मैं काउंसलिंग बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बताऊं? ठीक है, एक बैंक मैनेजर है, कोई XYZ है, वो सुनेंगे तो उनको इतना लगेगा मेरी बेटी का नाम नहीं लिया, तो वो मुझे कहते हैं कि यार मेरी बेटी 22 साल की है, 72 ईयर्स ओल्ड के साथ उसका जो है अफेयर चल रहा है। दैट इज द पावर ऑफ दिस सोशल मीडिया कि एक बूढ़े को जवान कर देगी। तो मुझे कहते हैं कि कोतवाल जी प्लीज मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी इकलौती बेटी है, समाज में मेरी नाक कट जाएगी, कुछ करो। तो मैंने कहा उसको आप लेके आइए। बोले वो आएगी नहीं।
मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, फिर आपका दुख इतना बड़ा है तो इसमें क्या फर्क पड़ता हूँ, यहाँ है मैं वहां चला हूँ। तो मैं गया, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा बताओ आपको कि आपने उस 72 ईयर्स एज के आदमी में क्या देखा। अब आप सोचना उसने जवाब क्या दिया, बोले मेरी आंखों से देखो तो समझ में आए। दिस इज द पावर ऑफ दिस सोशल मीडिया। इसलिए आप सबसे, मैंने दो जो हाथ जोड़ करके सबसे विनती है कि अगर आपके पास ब्रेक है, ब्रेक, तो ये गैजेट यूज कर लीजिए, अदरवाइज इससे जितना दूर रहेंगे उतना आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये आपको कभी पहुंचने नहीं देगा। अनुभव के आधार से बता रहा हूं, इसने आईआईटीएंस को बर्बाद कर दिया, इसने गोल्ड मेडलिस्ट को बर्बाद कर दिया, इसने आईपीएस आईएएस ऑफिसर को बर्बाद कर दिया, इसने जजेस को बर्बाद किया, इसने वकीलों को बर्बाद किया, इसने बिजनेसमैनों को बर्बाद कर लिया। और ये 25 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। और अगर आपने अभी अनुभव करना तो करके देख लीजिए, फिर हम तो हैं ही इधर। So what's your favorite childhood memory? फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी, यार मैं अपने नाना जी के यहाँ समर वेकेशन पे जाता था, तो मेरे मामा ना मुझे पढ़ाई के लिए बहुत पीटते थे और मेरी नानी मुझे प्रोटेक्ट करती थी। That is the most beautiful experience of my Core life. memory कह सकते हो उसे. One food item you can eat every day, means you love it. ऐसा कुछ है बाकी आपको कुछ खास पसंद खाने में कि मजे? नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं। If someone gave you rupees 1 crore right now, what would you do with it? मेरे पास ऑलरेडी करोड़ों है, मैं क्या करूंगा उसके करोड़ों को। The best compliment you have ever received. अभी आपको तो compliment से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता होगा, पर फिर भी. हाँ, अब देखो, अब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड आ गई कि कोई मेरी अगर महिमा करे, आप देखना कभी मैं अगर स्टेज पे बैठा हूं तो लोग महिमा करते हैं, आप मेरा रिएक्शन देखना, जीरो रिएक्शन, इससे कोई फर्क नहीं तो उस पड़ता, दिन देखा मैंने आपके सेशन को आया था, तो मेरे पहले ना? एक सज्जन थे. है ना, देखा ना हाँ आपने, देखा था. जीरो रिएक्शन। क्यों? ये चीज हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपकी जिंदगी में आपके पतन का कारण है आपके कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट आते हैं ना तो आप उड़ने लगते हैं, और जब आप ज्यादा उड़ते हैं ना तो फिर जब ऊपर से जब पटके जाते हैं नीचे, फिर आप लैंड नहीं कर पाते, स्मैश हो जाते हैं। इसलिए डोंट रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स, जस्ट स्माइल दीजिए, बात खत्म कीजिए। So one celebrity you would love to have a deep conversation with. You think he have a great EQ? ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन जब प्रैक्टिकली सीन बनता है ना तो तोते उड़ जाते हैं। ठीक है, Exactly. you need to work on yourself. There's no any other party in your life which can motivate you much than yourself. क्योंकि आपके दर्द आपसे बेहतर कौन समझता है? बिल्कुल. है ना, आप किस धारा से बह रहे हैं ये आप किसी को बता नहीं सकते हैं, और उसका ट्रीटमेंट आपसे बेहतर भी कोई नहीं. हम तो खाली जामवंत है, जगाने का काम करते हैं कि हनुमान हो भैया तुम, और तेरे दुख तेरे ही दे रहेंगे, तू इसको सुना उसको सुना या किसको भी सुना। So if spirituality was a movie, what would the title be? पता नहीं यार, सोचा नहीं इसके बारे में अभी। So आपकी लाइफ खुद एक मूवी जैसी लग रही है मुझे. One thing you have changed about the world if you had that power. क्या आपको लगता है कि ये दुनिया की एक बात में बदल दूं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हमेशा एक चीज पे एम्फेसिस देता हूँ कि अगर आप दुनिया को बदलने जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं अपने पे काम करना चाहूंगा। The funniest mistake you have ever made in your spiritual journey or say or life journey? हाँ यार, एक फनीएस्ट चीज कभी कभी लगता है, स्टार्टिंग में जब मैं ब्रह्म कुमारी में आया तो हमारी कोर कंसेप्ट है कि एक टाइम आएगा दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो वो मेरे पे बहुत ओवरटेक कर लिया उसने मुझे। तो मैंने पढ़ाई ग्रेजुएशन करके मैंने सोचा यार बस इतने में नौकरी लग जाएगी, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक विनाश हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैंने पीएचडी करी। तो आजकल कभी कभी ना मैं सोचता हूँ तो वो हंसता हूँ अपने आप के ऊपर। तो क्या होता है, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी ट्रैवल करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको टेक ओवर कर लेती है। ये सबके साथ होता है, तो आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। गलत डिसीजन. ठीक है, हाँ, स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा होता है। So what's your go-to search stress reliever? क्या आपको जब स्ट्रेस आता है तो आप तुरंत क्या करते हो? मतलब मुझे तो लगता नहीं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेस जैसे. नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस के बहुत सारे एपिसोड लाइफ में बनते हैं, लेकिन यार इतना अनुभव कर लिया है अभी कि एवरी संडे इज ऑलवेज फॉलोड बाय मंडे। ये ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। मेरे पास एक इटली से लड़का है, उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। सुनाऊं क्या? हाँ प्लीज. तो उसको मोहब्बत हुई थी, तो उस लड़की ने देखा कि ये बहुत ही उसके चक्कर में फंस गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया, सेकंड सेमेस्टर में फेल हो गया। अभी 2 जगह दिल तो नहीं लग सकता ना, एक ही जगह लगेगा। तो थर्ड सेमेस्टर में जब फेल हो गया तो लड़की को लगा ये फेलियर के साथ शादी करूं तो जिंदगी झंडूबाम हो जाएगी। तो मैं तो अभी, उसने स्ट्रेट वे बोला कि अभी तुम्हारे साथ ये रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। तो अब उसको तो लगा 440 का झटका कि तेरे पीछे जिंदगी बर्बाद कर ली और तू मुझे आज बर्बाद कर रही है। अब वो बोलता मैं तुझे भूल नहीं सकता हूँ, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूँ। अब लड़की ने सोचा ऐसा क्या करूं कि ये मेरी जान छोड़ दे। तो उसने एक लड़के के साथ अफेयर करना चालू की, ईर्ष्या के वश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे छोड़ दे। उस बात से उसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया कि वो बेयर नहीं कर पाया उस जर्क को कि हाउ शी कैन डू दिस।
तो फिर इवेंचुअली ही डिसाइडेड कि आई शुड गो बैक इंडिया। वो पढ़ता था किसी कंट्री में, मैं नाम नहीं दूंगा नहीं तो रिलेट कर पाएगा मेरी स्टोरी सुनाई जा रही है। तो ही केम इन इंडिया एंड ही थॉट कि आई शुड टॉक टू माय मम्मा बिकॉज मम्मा इज मैच्योर 20 years More older close than to the me। son. हाँ, तो उसने मम्मा से बोला, मम्मा रोने लग गई कि बेटा तू ऐसा करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, तू इकलौता बेटा। तो मम्मी ने चालू किया, उसने बोला यार मम्मी इज नॉट राइट पर्सन, लेट मी टॉक टू पापा। तो जैसे पापा से शेयर की, बोले दो झापड़ को मारूंगा तो तेरा मुंह जो है ना तोड़ दूंगा, सारी जिंदगी की कमाई तेरे पीछे झोंक दी, ऐसा करेगा तो मेरे जैसा कोई गलत मतलब गंदा इंसान तेरी जिंदगी में नहीं होगा। उसको लगा यार बाप को सुना के भी ठीक नहीं किया, अब क्या करूं। तो इतने में किसी ने मेरा उसको नंबर दिया, ही केम टू मी। फिर उसको मैंने 2 चीज काउंसलिंग के जो हमारा सिस्टम है वो समझाया, और उसको एक चीज पक्की कराई कि जिंदगी में एक चीज याद रखना, जो जो तुम्हें दुख देंगे, मेरा अनुभव कहता है, वो तुम्हें ग्रो करेंगे। ये लड़की भी दुख दी है, ये तुम्हें ग्रो करेगी। फिर ऐसे 2-4 सेशन हुए तो वो कन्विंस हो गया कि अब मैं इटली वापस जाऊंगा और मैं वापस अपनी एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करूंगा। तो वो वापस गया, अपनी इंजीनियरिंग परस्यू की, और जाने से पहले वो आया और उसने मुझे पूछा कि सर ये मेरी बाजू पे देखिए मैंने क्या टैटू बनवाया, उस पर लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई वक्त नहीं है साहब जो परमानेंट रहता है। छोटी सी बात, उसने एक सवाल पूछा था, ये लाइन मेरी मम्मी को नहीं मालूम थी। बोला ये लाइन मेरे पापा को मालूम थी। मालूम थी, लेकिन मोह में पागल हो गए थे। तो जब आपके इमोशन ओवरटेक कर लेते हैं आपको, तो फिर आप कितने मैच्योर क्यों ना हो, फिर आप पागलों जैसी बेवकूफी जैसी हरकतें करते हैं जिससे लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो ऐसा है। तो ऐसा दुनिया में कभी कोई जिंदगी में ऐसा ऐसा दौर नहीं आने वाला है कि जो वापस बदले ना। इसलिए आपने क्या करना, जब आप दलदल में डूबो तो छटपटाना नहीं है, स्टे काम। कोई आए वो खींचे, क्योंकि आप अब बाहर नहीं निकल सकते। जितना आप छटपटाएंगे उतना आप धंसते, और डर आपसे वही करवाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर के, लास्ट थिंग यू सर्च ऑन गूगल। गूगल में क्या लास्ट टाइम वो मेक माई ट्रिप किया था, मेरे को टिकट बनानी थी। काफी शानदार बातचीत रही सर आपसे। मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि जिस मंदिर की मूर्ति जहां से जिस पत्थर से बनती है उसके टाइल्स भी वहां से बनते हैं, और जो जितना सह पाता है वो उतना आगे जाता है। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये बात मैं चाहता हूँ कि हमारी हर एक युवा जो हमारे ज्यादातर व्यूअर्स है उनके बात तक आए। अक्सर अगर आपको कोई लास्ट मैसेज कुछ कहना है हमारे युवा व्यूअर्स से तो आप कह सकते हो। तो मैं एक ही चीज आपके व्यूवर्स को कहना चाहूंगा आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि दोस्तों इस सोशल प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर रहिए जब तक आप किसी पोजीशन प्लेस पे नहीं पहुंचते। 25 साल के बाद जिंदगी आपको वो हर सुख भोगने का मौका देगी। 25-26 सालों तक आप जिस काम के लिए उतरे हैं उस काम को फोकस्ड होकर के करें, उसके बाद जिंदगी आपको मौके देगी। जैसे मैंने आपको अपना अनुभव बताया, स्टार्टिंग में आप अपनी नीड्स के ऊपर काम कीजिए, फिर जिंदगी आपको मौका देगी आपके ड्रीम्स परस्यू करने के लिए। एक लड़की ने 2 दिन पहले मुझे पूछा, वो किसी पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग की कुछ प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसने कहा कि सर आपके कहने के अनुसार कि प्रेम करना गलत बात है। नहीं बच्चे, प्रेम करना गलत बात नहीं, गलत टाइम पे कर लिया तो गलत बात है, क्योंकि जिंदगी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। प्रेम बहुत अच्छी चीज है, सही समय पर किया जाए तो। थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड बहुत अच्छा रहा था सर। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारे लोगों के पास अगर मैं पहुंच, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत वीक हूं। मैं आपको पहले ही बताया मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता, मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं इतना एंगेज रहता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने, आपकी टीम ने इतना चीजें जो है अभी जो है एक नया स्टार्टअप जो है ये शुरू किया है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट, अगर 2-4 लोगों ने भी इसको सुन लिया, 10 लोगों की लाइफ अगर बदल गई, तो आपकी लाइफ वर्थ है। आपको बहुत ज्यादा लोगों को चेंज नहीं करना। जैसे आपने मुझे पूछा कि अगर आप चेंज करना चाहोगे तो क्या, तो बस यही एरिया है जो मेरे कंट्रोल में। दैट्स इट। सो ओम शांति एंड थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी टीम भी बहुत कमिटेड है, डेडिकेटेड है। जिस तरह से आपने चीज़ें की वो मेरे लिए बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग थी। और मैं ये कहूँगा कि आप कमिटमेंट के साथ करिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, प्लान बी शुड बी ऑलवेज देयर। ये सब चीज़ें करने के चक्कर में पढ़ाई को अगर कंप्रोमाइज़ किया ना तो प्लान बी नहीं। अभी देखो, मान लो शेयर मार्केट में मेरा 10 करोड़ का नुकसान हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं, 1 लाख रुपए 1 घंटे में कमाने की औकात रखता हूं। ठीक है। अगर मैं आईआईटीएन की टीम को अगर एक दिन की अगर ट्रेनिंग दे रहा हूं तो 1.5 लाख रुपए लेता हूं उनसे। तो 2 दिन काम कर लिया तो 3 लाख रुपए। मुझे काम करने की जरूरत है क्या? सही समय पर सही चीजें करो। ठीक है। बाकी जिंदगी आपको मौका जरूर देगी जो आप करना चाहते हैं उसको परस्यू करने की। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।